नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिन भर से टीवी पर आपकी निगाहें दिन भर टिकी होंगी और आपने देखा होगा कि कैसे कांग्रेस का जो सियासी गलियारा है वो आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। राजस्थान में क्या कुछ होगा और साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कौन आसीन होगा, कौन नया मुख्यमंत्री का चेहरा होगा राजस्थान का। इधर कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी है वो किसको मिलेगी, उस दावेदारी में, उस रेस में कौन कौन लोग अब शामिल हो गए, नए कौन से वो नाम हैं जो आगे आ गए हैं, इस पर बातचीत आज हम करेंगे। इसीलिए एक बार आपको बता दें कि जो सियासी गलियारा है इन दिनों कांग्रेस पार्टी की वो चर्चा में है, चाहे वो अध्यक्ष पद का चुनाव को लेकर हो या फिर राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा हो। बहस का विषय ये सब का सब जो है वो बना हुआ है। अध्यक्ष पद और राजस्थान कांग्रेस में ये कलह होती है। दरअसल अशोक गहलोत का जो कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। लेकिन गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कुछ ऐसा मोड़ आया है कि वो इस रेस से सीधे बाहर हो गए। अब सोनिया गांधी से पूरे मामले को लेकर माफी भी उन्होंने मांगी, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या गहलोत को सोनिया गांधी से माफी मिलेगी। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो क्या ये फैसला गहलोत और उनके समर्थक आसानी से मान लेंगे। क्योंकि इन सवालों के बीच एक खबर ये भी आई है कि सचिन पायलट ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। अब ऐसे में पायलट गुट का क्या इस पर असर होगा, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या राजस्थान को नया पायलट मिलने वाला है या फिर सियासी उड़ान के लिए सचिन पायलट को इंतजार करना पड़ेगा और उड़ान कोई और ही भर लेगा। तमाम सवालों पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल इंडिया का में आज इस सवाल से जुड़े कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास है, वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, अहम है और आपका समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रिपोर्ट, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देखिएगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में दिल्ली से लेकर राजस्थान तक घमासान मचा हुआ है। एक तरफ अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर दिल्ली में पार्टी के अंदर बवाल मचा है, तो राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर सवाल है। जैसे जैसे नामांकन का आखिरी दिन नजदीक आया, वैसे वैसे राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी से बदलता चला गया। पहले अध्यक्ष पद की रेस में शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा था। लंबे समय तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को नया अध्यक्ष बिना किसी विवाद के मिल गया है, लेकिन 29 सितंबर को दिल्ली में हुई बैठक ने पूरा सीन ही बदल दिया। पहले गहलोत इस रेस से बाहर हो गए और फिर दिग्विजय सिंह बैकफुट पर चले गए, जिसके बाद अब अध्यक्ष पद की रेस में केवल शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे रह गए हैं। पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर। मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जैसे सीनियर आदमी का ये कहना कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा नहीं रहूंगा ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, ये बात सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे घटनाक्रम पर माफी मांग ली है और उन्होंने खुद ने माना कि यदि केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे, CLP मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं नहीं बुला पाया, इसमें मैं फेल रहा, तो इसके लिए मैं वफादार से मैं माफी मांगता हूँ। उसके बाद कुछ बाकी रह नहीं जाता। एक परिवार है कांग्रेस और उस परिवार में डिसीजन जो भी होगा वो देश हित में होगा, क्योंकि कांग्रेस का इस वक्त मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अशोक गहलोत ने साफ बता दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के बदले राजस्थान के सीएम की कुर्सी से समझौता नहीं करेंगे। तो पायलट गुट की निगाहें अब बस आला कमान के उस फैसले की ओर लगी हुई हैं, जिसमें सूबे की कमान किसी एक को सौंपने का फाइनल फैसला होना है।
अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में गद्दारी की बू आ रही है, क्योंकि राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट एक दूसरे पर हमलावर हैं और दोनों ही खेमे सबूत पेश कर एक दूसरे को गद्दार साबित करने की कोशिश में जी जान से जुट गए हैं। सीधी सी बात है कि वो चाहते हैं कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने रहें। उसका सीधा एक कारण है कि वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे को वैभव के ढंग से वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उनको पता है अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो सचिन पायलट या कोई और मुख्यमंत्री बना तो उनका बेटे का करियर खत्म है। आगे उन्होंने कोशिश की थी, पूरा दम लगाया था 2009 के अंदर अपने बेटे को साबित करने के लिए, चुनाव जिताने के लिए। वह चुनाव सूखड़ा साफ हो गया उनका। इसी प्रकार उनकी अभी भी कोशिश है। उनको लगता है कि ये जो पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस का, इसमें कुछ रखा नहीं, इसके कारण से बदनामी और बेइज्जती ज़्यादा होगी बनस्पत की मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, उसी में उनको लाभ दिखता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजस्थान का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच पार्टी ने बयान जारी कर अपने सभी नेताओं को किसी नेता के खिलाफ या पार्टी के आंतरिक मामलों के बारे में सार्वजनिक बयान देने से बचने की सलाह दी है। देखना होगा कि इस पहल से पार्टी में चल रही आंतरिक कलह कब तक शांत होती है और पार्टी के अगले अध्यक्ष का फैसला पहले आता है या राजस्थान के नए पायलट का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये राजस्थान की जो सियासत है वो बड़ा दिलचस्प रुख ले रहा है। ऐसे में पूरे देश भर की निगाह राजस्थान के सियासत पर है। साथ ही कांग्रेस के आला कमान किसे अध्यक्ष पद के लिए चुनेंगे, इस पर भी सबकी निगाह है। हालांकि लोग और जो विपक्ष है यानी कि भाजपा है और साथ ही आम आदमी पार्टी, उन सभी का ये कहना है कि जो आला कमान है कांग्रेस की, सोनिया गांधी मैडम, वो किसी ऐसे शख्स को चुनने वाली हैं अध्यक्ष पद के लिए जो सिर्फ कांग्रेस की सुने। ये विपक्षी जितनी पार्टियां हैं उनका कहना है। तमाम सवाल हमारे बीच अभी भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और जो सवाल मैंने यहाँ खड़े किए हैं वही सीधा सवाल अपने मेहमानों से हम पूछेंगे। सबसे पहले स्वागत, रामलाल शर्मा प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म में। रत्नाकर सिंह है, नेता हैं कांग्रेस के। रत्नाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म में। और संदीप फुकड़ है, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रमेश भट्ट है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा है, सबसे पहला सवाल, नेता हैं कांग्रेस के रत्नाकर सिंह जी, अपने मुखर बातों के लिए जाने जाते हैं। आपने कई बार इन्हें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा। ऐसे में रत्नाकर सिंह जी, लगातार विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि चाहे कितने भी नामांकन और पर्चे भरवा ले विपक्ष और नाम और चेहरे बदलवा ले, लेकिन होना तो वही है जो मैडम चाहेंगी। देखिए प्रीति जी, मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं बता देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है अध्यक्ष का चुनाव होता है। और पहले भी कहा गया है, राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, थोड़ा अगर आप लाउड बोले, थोड़ा तेज बोलेंगे आप जी। पहले भी राहुल गांधी ने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो इच्छुक है अध्यक्ष पद के लिए वो नामांकन भर सकता है। तो हमारे यहाँ सबके लिए दरवाजा खुला है और कोई भी आए अपना नामांकन भर सकता है। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें मैं बता दूं कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो एक दलित समाज से आते हैं और कर्नाटक से आते हैं और एक कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। वो कई बार जो है 10 बार उन्होंने अपने जीवन काल में चुनाव जीता है। लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा भी हैं, तो काफी वरिष्ठ हैं। और उनके नामांकन से कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस अनुभव जो अपने जीवन काल में उन्होंने अनुभव लिया है और जिस प्रकार उन्होंने दलितों के लिए काम किया है, कर्नाटका में देख लीजिए लैंड एक्विजिशन को लेकर के उन्होंने काफी अच्छा काम किया और दलितों को शेल्टर देने के लिए उन्हें काफी अच्छा काम किया। तो एक गरीब, वंचित और पिछड़े समाज से होने के नाते वो गरीब, पिछड़े, वंचित को जो है ऊपर उठाने का काम करेंगे।
जो देश हित के लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन तो इस टाइम, प्रकार रत्नाकर जी, कहा जा रहा है टाइमिंग देखिए, आप लगातार ये नाम आगे करते जा रहे हैं जितने भी कांग्रेस के हैं, लास्ट में ये दिखाएंगे कि देखिए जैसे विपक्ष कहता रहा है कि कांग्रेस के पास गांधी परिवार वंशवाद के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है, तो ये देखिए भाई साहब इतने चेहरे हैं। अगर आपको लगता है कि ये काबिल है, आप ही खुद ही सवाल खड़े कीजिए, क्या ये लोग काबिल हैं? इससे बेहतर हम कि गांधी परिवार से किसी इंसान को दें। इतना देखिए भारतीय जनता पार्टी तो उनको आरोप लगाने का काम है, क्योंकि उनके पास कोई इस तरह का लोकतंत्र नहीं है जहां पे कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होता है। वो 4 लोग बैठ जाते हैं कमरे में और निर्णय ले लेते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, और 4 लोग बंद कमरे में निर्णय ले लेते हैं कि सवाल ड्रामे पे है। इतना जो ड्रामा हो रहा है, ड्रामा जो हो रहा है, आप देख रहे हैं राजस्थान में जिस तरीके से गहलोत साहब को लेकर के इतना सियासी ड्रामा हुआ दिल्ली और राजस्थान के बीच, आपने खुद देखा। सवाल ड्रामे के बीच में ड्रामा कोई नहीं है। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये बहुत क्लियर पिक्चर है कि किस तरह से आंतरिक लोकतंत्र हमारी पार्टी में है। आपने देखा कि 2 उम्मीदवार जो कल तक नाम आ रहे थे कि शशि थरूर और दिग्विजय सिंह, वो किस तरह से उनकी मीटिंग हुई और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को साथी बता रहे हैं। और वहीं पे जब नाम आया मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, तो किस प्रकार दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये हमारे वरिष्ठ नेता है, अगर यह नामांकन भरते हैं तो मैं नामांकन नहीं भरूंगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे बड़ी आत्मीयता से और ये चीजें प्रक्रिया जो चल रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, अगर भारतीय जनता पार्टी उसको ड्रामा और भी गेस्ट है। ठीक है रत्नाकर जी, मैं आती हूँ आपके पास। और भी गेस्ट हमारे साथ है, रामलाल जी हैं हमारे साथ, रामलाल शर्मा नेता हैं भाजपा के। एक बार रामलाल जी के पास हम चलते हैं। हमारे साथ रमेश भट्ट है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हुए हैं। आपने सुना रत्नाकर सिंह जी को और तमाम जिस तरीके से बातें अब निकलकर सामने आ रही है रमेश जी, ऐसे में अब जो कांग्रेस का रुख है वो किस तरफ जाना चाहिए? क्योंकि आपने देखा लगातार 1 हफ्ते से ये कांग्रेस का जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो निकलकर सामने आ रहा है। देश भर की नजर अभी टिकी है कि अध्यक्ष पद पर कौन आसीन होगा। लोगों को पूरे देश, मतलब अगर एक बड़े ऑपोजिशन पार्टी की तरफ हम देखें तो कांग्रेस एक स्टैंड रखती है कि हमारे पास एक ऑपोजिशन पार्टी है, लेकिन उसके अध्यक्ष पद पर ही अभी तक कोई ना आसीन हुआ हो, तो एक बहुत बड़ा सवाल भी क्रिएट होता है ना कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए ये एक चुनावी प्रक्रिया है, लेकिन अब कम से कम सब लोग इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के अगले प्रेसिडेंट होंगे। और आपने देखा उनके प्रवक्ता ने उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि वो दलित नेता हैं, यानी एक तरह से आदिवासी राष्ट्रपति का जवाब वो दलित अध्यक्ष बनाकर शायद देना चाहते हो। और आपको मालूम है कर्नाटका में चुनाव होने वाले हैं, ना सिर्फ कर्नाटका में, गुजरात, हिमाचल में, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो जाहिर है ये सिंबोलिज्म में राजनीतिक दल काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे से बेहतर व्यक्ति कोई हो नहीं सकते, क्योंकि अशोक गहलोत साहमें ने खुद ही मना कर दिया जो कुछ राजस्थान में हुआ उस घटनाक्रम के बाद। वो तो कह रहे मना किया है, लेकिन वो कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें आला कमान मैडम जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, वो तो कह रहे। मैं तो आपको याद होगा पिछली डिबेट में भी मैंने कहा, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, जो आला कमान कहेगा वही होता है। आप ये सोच लें कि किसी को प्रेसिडेंट बनाने से कांग्रेस पार्टी के फैसले वो प्रेसिडेंट ले लेगा खुद से, ऐसा नहीं होने जा रहा है। फैसला फिर भी कांग्रेस के जो गांधी परिवार है वही फैसला लेगा। ये तो एक चुनावी प्रक्रिया है जो राहुल गांधी ने कहा। मेरा सवाल यहाँ, ठीक है, अब मैं सवाल बदलती हूँ। आप देखिए एक तरफ गुजरात चुनाव, आप देखिए वहां पे भाजपा और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक्टिव है, आपको नहीं लगता कि अभी वो सही समय नहीं था? जिस तरीके से चुनाव ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत जल्दी वाला प्रोसेस होना चाहिए था, और अभी ये तमाम जितने बड़े राजनीतिक पार्टियां इन सबके चेहरे अभी गुजरात में दिखने चाहिए थे। देखिए ये बात सही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी वहां पर एक्टिव हुई है और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बीजेपी को वहां पर घेरा है, ना सिर्फ घेरा है वरना जो मुद्दे केजरीवाल ने उठाए हैं बीजेपी की सरकार ने उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किए हैं। लेकिन जो वहां का मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, जिस तरह से नदारत है, मुझे लगता है राहुल गांधी एक वहां पर जनसभा करके आए थे, वहां पर उन्होंने कई वादे किए थे गुजरात की जनता से। लेकिन आपकी बात सही है कि कांग्रेस को जिस लिहाज से वहां पर एक्टिव होना चाहिए वो एक्टिव नहीं है। और ये जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, एक तरह से माहौल कांग्रेस के पक्ष में लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब आएगा नहीं आएगा ये तो 2024 बताएगा,
लेकिन मैं सचिन पायलट का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है तो कांग्रेस को राज्यों में वापस से मजबूत होना पड़ेगा। अभी मैंने कहा 3 राज्यों में इस साल चुनाव है, आपका हिमाचल है, कर्नाटक है, गुजरात है, अगले 2023 में फिर आप देखिए रमेश में आती है, 3 रामलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि शर्मा। कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन से, देखिए एक तरफ प्रेसिडेंट का चुनाव है, दूसरी तरफ राजस्थान के मसले पर फैसला करना होगा। क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम घटा है, मैं 1 मिनट लूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। कांग्रेस और बीजेपी का अंतर आपको दिखेगा। बीजेपी ने त्रिपुरा में, उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर बदला, त्रिपुरा में बदला, गुजरात में पूरी सरकार बदल दी, कर्नाटक में बदल दिया, किसी ने उफ तक नहीं किया, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। और कांग्रेस पार्टी में जैसे ही यहां से ऑब्जर्वर जाते हैं, वहां आप देखिए किस तरह का बवंडर मच जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लगाम की जब बात आती है तो बीजेपी, चाहे वो डर के हो, किसी भी रूप में हो, ज्यादा डिसिप्लिन दिखाई देती है। और कांग्रेस का चाहे वो पंजाब का मामला रहा हो, राजस्थान का मामला हो, तो कहीं ना कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान आती हूँ मैं आपके पास। रामलाल शर्मा जी, तो तरफा गिरे कांग्रेस को आप देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से भी सियासी हलचल मचा हुआ है, दूसरी तरफ अध्यक्ष पद के लिए जो लड़ाई है वो है, इसमें कांग्रेस इतनी उलझी हुई है, क्या इन सब का फायदा भाजपा को गुजरात के चुनाव या फिर दूसरे राज्यों के चुनाव में मिल पाएगा? अभी तो विपक्ष आपके पास एक ही है ना, अभी तो आपके पास विपक्ष एक ही, आम आदमी पार्टी गुजरात में। देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक केडर है, उसका एक संगठन है, उस संगठन के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं के आगे जहां पहले भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, वहां प्रदेशों में कार्यकारिणी बनाना प्राथमिकता थी। कार्यकारिणी बनने के बाद जिला स्तर तक हम पहुंचे, मंडल स्तर तक हम पहुंचे, शक्ति केंद्र तक हम पहुंचे, बूथ तक हम पहुंच गए। और बूथ से नीचे पन्ना प्रमुख तक हम पहुंचने का काम करें। तो ये कहना कि कांग्रेस के घटनाक्रमों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, ये तो न्यायोचित नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, 2-3 बिंदु है जिनका ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं आलाकमान का अक्षरशः पालना करता हूँ, आलाकमान जैसा कहेगा वैसा ही हम करते हैं। और जब आलाकमान राजस्थान के अंदर पर्यवेक्षक भेजते हैं तो उन पर्यवेक्षकों को बैरिक लौटाने का काम भी गहलोत जी करते हैं। एक भी विधायक, एक भी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है जो गहलोत जी से बाहर जाके अलग से कोई मीटिंग कर ले और स्पीकर को जाके इस्तीफा सौंप दे। बिना गहलोत जी के इशारे से नहीं हो सकता। अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी मैं गलती मानता हूँ, नैतिकता के आधार के ऊपर मैं सदन का नेता था और मैं एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं करा पाया। ये दोहरी नीति है। आज राजस्थान के हालात क्या है? राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी के साथ जनता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ विधायक है। दूसरा जो गुट है सचिन पायलट जी का गुट, उनके साथ उनका समाज खड़ा है, लेकिन उनके साथ उनके विधायक नहीं। तो ये दोहरी स्थिति है। कांग्रेस कैसे अपने आप को निकालने का काम करेगी वो तो वही जाने। दूसरी बात, मैं चुनाव के ऊपर सवाल निशान खड़ा करता हूँ। देखिए, सवाल जब राजेश पायलट जी और माधवराज सिंधिया ने ताल ठोकी थी कांग्रेस के चुनाव के अंदर, तो वो था वास्तविकता का चुनाव। ये तो शशि थरूर जी भी उन्हीं के, मल्लिका जी भी उन्हीं के हैं और अशोक गहलोत जी भी उन्हीं के। वो जैसा चाहे उसको उसी गोटी को फिट कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ मैदान साफ है भाजपा के लिए, मैं कह रही हूँ मैदान साफ है भाजपा के लिए इस वक्त। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी व्यस्त हैं, इधर अशोक गहलोत सियासी दंगल में व्यस्त हैं, आलाकमान ये सोचने में व्यस्त है कि इस अध्यक्ष पद पर किसको बिठाया जाए। तो मैदान तो साफ है ना भाजपा के लिए। मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे। प्रीति जी, हम तो हमारे कर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, हमारे मेहनत के ऊपर विश्वास रखते हैं, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास रखते हैं। कांग्रेस के अंदर ऑपरेशन लोटस के ऊपर भी विश्वास उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब आ जाइए ऑपरेशन लोटस की भी मैं बात कर लेता हूँ। आप बार बार ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हो कि राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने का काम बीजेपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 2018 में 73 विधायक थे, 73 विधायकों से आपकी सरकार गिरने वाली नहीं थी। आपकी सरकार अगर गिरती है ना तो आपके विधायकों की वजह से गिरती है, आपके विधायकों के अंदर कलह से गिरती है। इसमें बीजेपी का दोषा नहीं। वो नोट कौन देता ठीक है, संजीव कौशिक हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए संजीव कौशिक, आप देख रहे हैं कैसे एक बहुत बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी अपने आप में उलझी है। कितना फायदा आम आदमी पार्टी को होगा? देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन एक बात तय है कि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम कांग्रेस नहीं, विपक्ष के तौर पर संजीव कौशिक जी, विपक्ष के तौर पे आप देखिए, विपक्ष की जो छवि है इस वक्त आप देखिए वो मतलब वो कहीं फंसी हुई ऐसा नजर आ रहा है।
ऐसे में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? कांग्रेस एक जगह स्टक नजर आ रही है, कितना फायदा आम आदमी पार्टी को होगा आने वाले समय में, चाहे वो गुजरात का इलेक्शन हो या फिर 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो? देखिए, आम आदमी पार्टी को अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हालिया जिस तरह से दिल्ली में रार पैदा हुआ, आपने देखा है कि उस तरह के आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जिस तरह की रणनीति बन के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, एक कोशिश है कि उसमें कांग्रेस पार्टी हाशिए पे धकेली जाए और कमोबेश वो सफलता भी पा रही है। कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कई मुद्दों पर या कई बार कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जाए। आम आदमी पार्टी पर जब करप्शन के मामले में छापे पड़ते हैं तो उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि बीजेपी को घेरे या ये कहे कि आम आदमी पार्टी करप्ट है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उससे प्रताड़ित आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है या अन्य विपक्षी पार्टियां भी है, तो जिस तरह की रणनीति वर्तमान में चल रही है, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को अपने आप को मजबूत करना होगा। और ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जो राजस्थान की एक कड़ी जो हम लोगों ने देखी है, जब आप एक विपक्षी की नजर से देखते हैं तब तो आप ये कहते हैं कि नहीं, अनुशासनहीनता है, अभी एक रबर स्टाम्प अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। लेकिन यदि इन बातों में सच्चाई होती तो पहली चॉइस थी या जिनका नाम था शायद वही होते। एक बार आदेश पारित कर दिया जाता, गहलोत साहब चू चबर नहीं बोलते। लेकिन कम से कम किसी पार्टी में इतनी आंतरिक लोकतंत्र तो है कि फैसले करने के बावजूद या जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इस पद पे नहीं लड़ेंगे या हम इस पद से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आला कमान का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। लेकिन क्या हम और आप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि गहलोत साहब क्या चाह रहे हैं? वो शुरुआती दौर में उनके कदम किस तरह के थे? क्या वो नाफरमानी नहीं कही जाएगी आला कमान के प्रति? तो इन सबों के बावजूद कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप पार्टी में रहते हुए आप पार्टी से इधर अपनी बात रखने की क्षमता रखते हैं और आपको स्पेस मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने संजीव कौशिक की भी बात सुनी, रत्नाकर जी, आपने साथ में रामलाल शर्मा जो कि भाजपा के नेता, आपने उनकी भी बात सुनी। और ऐसे में दोनों ही पक्षों का ये कहना है कि अभी फिलहाल फौरी तौर पर जो कांग्रेस है उनको अपनी रणनीति और स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना चाहिए। देश की बहुत बड़ी विपक्षी पार्टी है इस वक्त कांग्रेस। ऐसे में ये जो उलटफेर चल रहा है, खड़गे होंगे, शशि थरूर होंगे अध्यक्ष, इसको जल्दी क्यों नहीं निपटा रहे आप लोग? एक आम आदमी कह रहा है आपसे जल्दी निपटाइए और इलेक्शंस की तैयारी में आइए, स्ट्रैटेजी में। राहुल गांधी भारत जोड़ो में बिजी हैं अभी। आम आदमी की जो चिंता है, निश्चित रूप से हम लोग आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी की चिंता बिल्कुल जायज है। और रही संगठन को मजबूत करने की बात, तो पहले जो है यह भारतीय जनता पार्टी ऑब्जेक्शन लगा रही थी कि गांधी परिवार ही अध्यक्ष बना हुआ है, परिवारवाद का आरोप लगा रही थी। आज हम जब अपने पार्टी कार्यकर्ता के बीच में से अध्यक्ष बना रहे हैं तो ये फिर फुटमत की बात कहते हैं, नाना प्रकार का आरोप लगाते हैं। तो हम पार्टी संगठन की मजबूती के लिए भी 17 तारीख को जो चुनाव होगा, रत्नाकर जी, अब अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल एक बात बताइए, पार्टी कोई भी पार्टी किसी पे लांछन लगाए तो आदमी उसके पीछे, उसके सवालों के पीछे भागेगा। कोई भी पार्टी क्यों भागेगा भाई? आप इसका मतलब पार्टी को अपने कामों पे और अपने आंतरिक जितने मसले हैं, विषयों पे, फैसलों पे भरोसा नहीं है? देखिए, हमारी अगर कोई विपक्षी पार्टी या वंशवाद या फिर गांधीवाद पे इल्जाम लगाता है और ये कहता है इस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार का ही होता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कितना फर्क पड़ जाएगा? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी में जो भी आरोप लगाए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी या G23 के जो नेतागण है, देखिए रत्नाकर जी, अच्छे काम लोग याद रखते हैं। कुर्सी पे कौन बैठा था ये कोई याद नहीं रखता। जी बिल्कुल, देखिए अच्छे काम याद रखा जाता है, इसलिए संगठन को मजबूती करने का भी काम हम लोग कर रहे हैं और लोगों से मिलने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देख रही हैं आप कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक किस तरह से जन सैलाब उनके साथ जुड़ता जा रहा है और कारवां बनता जा रहा है और हम लोगों की आवाज बनते जा रहे हैं और राहें जो है पथरीली राहें, लंबा रास्ता तय करते जा रहे हैं। तो ये लोगों की आवाज जो है, लोगों के साथ जो खड़े रहने का मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी दिखा रही है आज और चल रही है। निश्चित रूप से संगठन के अंदर जो भी कमी है, हमने उदयपुर में मीटिंग किया था नवचिंतन संकल्प शिविर में, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने बाहर आई और हम उन सारी चीजों पे आज काम कर रहे हैं। हम पूर्णकालिक अध्यक्ष देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ जो है उसमें इस तरह की प्रक्रियाएं हुई कि पहले जो नाम जो दूसरा तय हुआ, फिर उसके बाद वो बैकफुट पे आ गए, फिर तीसरे लोग आए, तो इस तरह का क्रियाकलाप होता जा रहा है। और जैसा एक सवाल रामलाल शर्मा जी पूछना चाहते हैं आपसे। रामलाल शर्मा जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रीति जी, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बने देंगे सीताराम केसरी जी। आप आने वाले समय के अंदर पूरे देश को आश्वस्त कर दो कि सीताराम केसरी जी को किस तरीके से
कांग्रेस कार्यालय से उठा के बाहर फेंका गया था, उस तरीके से तो नहीं फेंकोगे खड़गे जी को। ठीक है, सवाल का जवाब छोटे से ब्रेक के बाद रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सवाल का जवाब लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल। और जिस तरीके से सियासी घमासान अभी कांग्रेस के आला कमान और उसके तमाम जितने लोग हैं उनके बीच छिड़ी हुई है, राजस्थान में भी आपने पॉलिटिक्स का जिस तरीके से सिलसिला चल पड़ा है वो भी आप देख रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद डिबेट की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम रत्नाकर जी से सवालों के जवाब ले रहे थे, रामलाल जी ने भी सवाल पूछा था, लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक नए मेहमान भी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ हम करवा देते हैं। नए मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ संदीप फूकन है, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और आप थोड़े लेट आए हैं, इसीलिए हम आपको बता दें कि अभी राजस्थान पॉलिटिक्स में और कांग्रेस के आला कमान के अध्यक्ष पद को लेकर के, चलिए हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर आप जवाब दे दीजिए रत्नाकर सिंह जी, उसके बाद फिर हम वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे संदीप फूकन है उनके पास हम चलेंगे। जो प्रश्न पूछा है उसके संदर्भ में मेरा जवाब यही है कि अभी कौशिक जी ने एक बात कही थी कुछ देर पहले, रत्नाकर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, पत्रकार है, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? रत्नाकर जी बोलिए। जी, मैं अभी कौशिक जी ने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि हमारी पार्टी में इतना आंतरिक लोकतंत्र तो है कि एक व्यक्ति जो है अपनी बातों को मुखरता के साथ रख सकता है। लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये केसरी जी का जो उदाहरण दे रहे हैं, आप ये पहली चीज बताइए कि आपके अध्यक्ष पद का चुनाव कब होता है और कैसे होता है? आपके अंदर तो आपके यहाँ तो 4 लोग बैठ के बंद कमरे में डिसाइड कर देते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा। आपके आंतरिक लोकतंत्र का नाम कोई चीज है? आपको कल जो मुख्यमंत्री है गुजरात के विजय रूपाणी जी, उनको अगले दिन फोन करके बोल दिया जाता है कि कल से आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और आप मुख्यमंत्री तो छोड़िए पूरा कैबिनेट को ही बर्खास्त कर दिया जाता है और कोई चूर तक की आवाज नहीं निकालता है। तो ये लोकतंत्र तो आपके यहाँ है। आपके यहाँ संसदीय बोर्ड में सबसे ज्यादा काम करने वाले नितिन गडकरी जी को निकाल दिया जाता है और जो घोटाले में शामिल है उनको संसदीय बोर्ड में डाल दिया जाता है। तो लोकतंत्र किसके पार्टी में बचा है? 2 लोगों का तो पार्टी हो गया है आपका, अमित शाह और मोदी जी का। वो जो निर्णय लेते हैं, कोई उसके खिलाफ अगर बोलता है तो वो कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया जाता है। वरुण गांधी का हाल ले लीजिए, कृषि कानून पे उन्होंने बात किया था, उनको और मेनका गांधी को कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो लोकतंत्र तो हमारे यहाँ है। आज देख लीजिए सचिन पायलट किस तरह से कह रहे हैं कि मेरा प्रथम उद्देश्य ये है कि हम जो है तो अगला साल जो 12 महीने के बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें अपनी पार्टी को फिर से कैसे सत्ता में लाएं, संगठन को कैसे मजबूत करें। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम 50 साल हो गई मेरी उम्र, और जो मुझे पार्टी हाईकमान जो कहेगा वो मैं मुझे स्वीकार हो। संदीप फूकन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। संदीप जी, आपने तमाम हमारे जितने मेहमान हैं उनको बोलते हुए, बात करते हुए और अपने विचारों को रखते हुए सुना होगा, और ऐसे में अभी जो राजस्थान पॉलिटिक्स आप देख ही रहे होंगे, अशोक गहलोत एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखते हैं, उसको लेकर जाते हैं आलाकमान, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं। चिट्ठियों में बहुत ऐसी चीज़ें चिट्ठी में लिखी हुई हैं जो कि वायरल भी हो गई हैं। क्या कहेंगे आप, क्या चिट्ठी लेकर जाना चाहिए था अशोक गहलोत को? क्या वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि आलाकमान एक बार फिर से उनके ऊपर मेहरबान हो जाएं और वो जो चाह रहे थे डबल रोल, सीएम साथ में अध्यक्ष, एक बार फिर से हो जाए? क्योंकि जैसे ही वो मुलाकात करके बाहर आते हैं, मीडिया से एक बार मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि मुझे जो कहा जाएगा मैं वही करूंगा। नहीं, देखिए अब तो वो पॉसिबल नहीं है डबल रोल, क्योंकि समय निकल चुका है। 3 बजे तक नामांकन भरना था और उन्होंने कल ही कह दिया था कि वो अध्यक्ष पद के दौर में नहीं है। हाँ, उन्होंने चिट्ठी तो शायद नहीं लेके गए थे, उन्होंने कुछ पॉइंट्स लेके गए थे, कुछ जो उनको रखना था कांग्रेस अध्यक्षा के सामने, और कुछ ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो हो नहीं सकती क्योंकि वो हमें आके बाहर बताएंगे नहीं, लेकिन उससे साफ दिखाई दे रहा था जो फोटो खींचा गया कि एसपी यानी कि सचिन पायलट, उनका क्या रोल रहा है जब बगावत हुआ था 2020 में, जुलाई 2020 में। उसमें शायद कुछ ऐसे भी आलोचना है कि जो भाजपा है वो कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं,
लेकिन देखिए ये फिलहाल तो इस चीज को जैसे मैंने कहा कि कोई ऑथराइज्ड कोई डिनायल है ना कोई एक्सेप्टेंस है। इसको एक बहुत ही अच्छे संदीप जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कितने खरे दावेदार साबित होंगे? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं आज दो नामांकन पत्र भरे गए हैं, शशि थरूर एक हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं उसमें हैं। तो ऐसे में क्या आलाकमान की नजर मल्लिकार्जुन खड़गे पर पड़ेगी? आज दरअसल 3 नामांकन हुए हैं। एक खड़गे साहब के हुए, एक शशि थरूर और तीसरा जो है झारखंड के मंत्री रह चुके हैं कृष्णन त्रिपाठी। हाँ। ये तीसरे नामांकन, ये हाँ। तीसरे जो सज्जन हैं जिन्होंने नामांकन भरा। और ये जाहिर है कि अगर आप जो इनके प्रस्तावक देखें, जो जिन्होंने प्रस्ताव स्थापन किया कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए खड़गे साहब के पक्ष में, ये जाहिर है कि वो जिसको अंग्रेजी में एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट कहा जाता है। चाहे आप पीका सोनी बोले, AK एंटनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, जो कि बागी ग्रुप में भी देखा जाता है, वो भी साथ आके उनके फेवर में, उनके हक में नामांकन पत्र में प्रोपोजर बने, प्रस्तावक बने। तो जाहिर तौर पे इसका कुछ मायने है। भले ही गांधी परिवार बोले कि ये बिल्कुल न्यूट्रल, वो न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन जब इतने बड़े दिग्गज उनके प्रस्तावक बने हैं, इसका मतलब साफ है कि ये उनका पलड़ा भारी, खड़गे साहब का पलड़ा भारी है और उसको चुनौती दे रहे हैं शशि थरूर। ठीक है, रमेश भट्ट भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप कितना वाकिफ रखते हैं जो अभी हमारे पास जो वरिष्ठ पत्रकार साहब थे उन्होंने कहा? मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। 3 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया है और अगर एक तरह से मैं आपको कहूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको गांधी फैमिली का सपोर्ट है और जो प्रस्तावक उनके बने उनसे ही पता लग जाता है कि उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। हालांकि इसका रमेश जी, उनके साथ तो चुनौतियां भी है। उनको हिंदी भाषी बेल्ट में वो कैसे मतलब कन्विंस कर पाएंगे लोगों? ऐसा नहीं, अगर आपने उनको हाउस में बोलते हुए देखा, पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा है, तो वो अच्छा भाषण देते। खड़गे साहब बहुत अच्छा बोलते। मैं आज से नहीं, जब मैं लोकसभा टीवी में काम करता था मैं तब भी उन्हें सुनता था, तो इसलिए ये दिक्कत उनके साथ नहीं होने जा रही है। असली जो चुनौती है कांग्रेस के सामने वो है वापस जनता का भरोसा जीतना। जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो धर्म के नाम पर जो बांटने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, इन मुद्दों पर क्या वो जनता का भरोसा जीत पाते हैं या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान का क्या होगा, क्योंकि ये एक, अगर आप राजस्थान को देखते हैं पिछले 30 साल में आप देखेंगे वहां पर क्या होता है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। मैं सचिन पायलट साहब का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 2013 में जब कांग्रेस का बहुत खराब प्रदर्शन रहा और दो आंकड़े में सिमट गई, तो तकरीबन 21 के आसपास सीट उनकी आई। उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद भाजपा आई, नहीं माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में आई। तो वो उनका ये कहना है कि उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को ये अवगत करा दिया गया है कि अगर राजस्थान चुनाव से पहले कुछ बड़े बदलाव नहीं किए गए तो शायद कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि राजस्थान में भी फैसला लेना है। या मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा कि आपके सहयोगी ने बताया, मैं समझता हूं उनका अच्छा खासा अपना जर्नलिस्ट अनुभव है, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं ये। और एक जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर कह रहे थे आंतरिक लोकतंत्र, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन आंतरिक लोकतंत्र एंड अनुशासन। राजस्थान में जिस तरह से अनुशासन की धज्जियां उड़ी हैं, उसको आंतरिक लोकतंत्र का चोला पहनाना ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। पहली बार मैंने देखा कि साहब आपके पर्यवेक्षक वहां जाते हैं, पर्यवेक्षक जो है वहां उनसे कोई मिलता नहीं है, स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया जाता है। तो क्या आप मानते हैं ये गहलोत साहब के कहने पे नहीं हुआ होगा? गहलोत साहब के बिना संज्ञान में लाए ये सब कुछ हो गया। और वो कौन विधायक थे? वो सारे गहलोत साहब के सपोर्टर थे। जाहिर है अशोक गहलोत किसी भी कीमत पे सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। कांग्रेस पार्टी को यही बीच का रास्ता अख्तियार करना है। ठीक है, रत्नाकर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, रत्नाकर सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रत्नाकर सिंह।
हूं, जो पत्रकार हैं उनको एक चीज और भी याद दिलाना चाहता हूं। ये कह रहे थे कि अभी हमारे पास आर्थिक लोकतंत्र का जो बता रहे थे, मैं एक चीज कहूंगा कि देखिए, राजस्थान में जितने सारे विधायक हैं जो हाथ के पंजे पे चुनाव जीत कर आए हैं, उन सारे विधायकों ने क्या कहा है? उन्होंने सारे विधायकों ने पार्टी के प्रति विश्वास जताया है और राष्ट्रीय अध्यक्षा के प्रति विश्वास जताया है, और एक सुर में वो पार्टी संगठन के साथ खड़े हैं, ऐसा कह रहे हैं। और सचिन पायलट ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक के तौर पे आते तब क्या हुआ था? कुछ अब सुन लीजिए, मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। कुछ एक विधायक है जो पार्टी लाइन के बाहर काम किए हैं, जो पार्टी लाइन के बाहर उन्होंने काम किया है, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। तो ये चीजें कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक विधायक है तो सचिन पायलट को नया मुख्यमंत्री बनाने में, अगला मुख्यमंत्री बनाने में आपको क्या दिक्कत है? लोग देखिए, सुनिए, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, जी। देखिए, जीतेगा कोई भी, चाहे वो सचिन पायलट जीते कि गहलोत जी हारे जीते, लेकिन वहां पे जीत हमेशा कांग्रेस पार्टी की होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बात को इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि सचिन पायलट ने भी पार्टी के प्रति और पार्टी अध्यक्षा के प्रति अपना समर्पण जाहिर किया है, और अशोक गहलोत जी ने समर्पण जाहिर किया है। रही बात विधायकों की, तो विधायक दल की जो मीटिंग होगी, सर्वसम्मति से सारे लोगों से पूछ करके और उनकी राय मशवरा लेकर के, और विधायक दल अगले साल राजस्थान चुनाव भी है रत्नाकर जी, अगले साल राजस्थान चुनाव भी है रत्नाकर जी, अगले साल राजस्थान चुनाव भी है। राजस्थान की जनता देख रही है, वोट राजस्थान की जनता देगी, भले ही आप अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा अभी किसी को भी बना ले, लेकिन राजस्थान के लोग ही अगले साल वो वोट करेंगे। और वो देख रहे हैं कि जिनसे एक राज्य जिनके मुख्यमंत्री पर अभी तक मोहर नहीं लगा है, वो आगे जाके राजस्थान का क्या करेंगे? वहां के लोगों की अपेक्षाएं भी है रत्नाकर जी। बिल्कुल प्रीति जी, आपका कहना सही है। लोगों की अपेक्षाएं हमेशा सरकार से रहती है, और सरकार हमेशा जनता से जुड़ी हुई है, और जनता की उम्मीदों पे वहां पे खरी उतर रही है। रही बात संगठन में जो विधायक दल के नेता चुनने की, तो वो कुछ ही दिनों का मामला है। विधायक दल की जैसे ही मीटिंग होगी, सर्वसम्मति से एक विधायक दल का नेता जरूर चुन लिया जाएगा, और उसमें आप देखिएगा किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। रामलाल शर्मा हमारे साथ हैं। रामलाल जी भाजपा के प्रवक्ता हैं। आपके एक्सप्रेशन इतने स्ट्रांग है कि लग रहा है आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछ लूं कि जिस तरीके से अभी एक माहौल सा आप देखिए, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस कर लिया है, ठीक है। अब ऐसे में जिस तरीके से अब चुनाव है, भाजपा जिस तरीके से अब कूद पड़ी है गुजरात में, क्या आप लोगों ने रिप्लेसमेंट मान लिया है कि आम आदमी पार्टी ही है विपक्ष के नाम पर? देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी का वोटर और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कभी भी दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करता। जब जहां स्टेट के अंदर कांग्रेस कमजोर होती है, वहां उसका वोट बैंक दूसरे पार्टी के अंदर शिफ्ट होता है। ये चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए या अन्य पार्टियों को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का वोटर केडर बेस वोटर है, वो वोटर कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। अब दूसरी बात मैं राजस्थान की करता हूँ प्रीति जी। राजस्थान के अंदर जब 2018 के चुनाव हुए थे, तो चुनाव से ही अंतर्द्वंद शुरू है। आज 13 इंडिपेंडेंट विधायक है, 13 में से 10 विधायक। मैं आपको 2 फैक्ट देती हूँ। अभी गुजरात में कुछ दिनों पहले जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ऑटो रिक्शा चालकों से मिलकर आए, उसके फौरन बाद मनोज तिवारी जाते हैं और वहां के तमाम ऑटो रिक्शा चालकों से मिलकर आते हैं उसके जस्ट 2 या 3 दिन के बाद। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या विपक्ष के तौर पर आप आम आदमी पार्टी को नहीं देख रहे? देखिए प्रीति जी, फिर मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का वोटर केडर बेस वोटर है, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर हो रहा है तो कांग्रेस का वोट बैंक हो रहा है। आम आदमी पार्टी यही तो कह रही है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा बह रही है। टोटल वोट बैंक आम आदमी पार्टी के अंदर कन्वर्ट हुआ। आप इसी तरीके से दूसरे राज्यों के अंदर देखिए, बिहार में देख लीजिए, का जो रिक्शा चालक था उसको भारतीय जनता पार्टी ने नहला धुला करके और बीजेपी में शामिल कर दिया। वोटर तुड़मुड़ के अंदर ट्रांसफर हो गया। बीजेपी का रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं। रामलाल जी और रत्नाकर जी को एक बार जरा स्क्रीन पे लाइएगा। रत्नाकर जी बोलिए, क्या कहा आपने? प्रीति जी, जो रिक्शा चालक था, जिसने इनको निमंत्रण दिया था केजरीवाल जी को, तो ये इतने भयभीत हो गए और इतना इनको जनाधार खिसकता हुआ नजर आया कि उस रिक्शा चालक को नहला धुला के वॉशिंग मशीन में एकदम धो पोंछ करके अपनी पार्टी में शामिल करा के और फोटो भी ला दिया। आज ही का न्यूज है, आप देख लीजिएगा। रामलाल जी जवाब दीजिए। ये देखिए सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं।
देखिए प्रीति जी, मैं इतना कहूंगा, डरने की बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो 20 वर्ष से कई अधिक समय से वो राज कर रही है, सत्ता के अंदर है। डरने की आवश्यकता नहीं, आपकी 50 साल अंगद के पैर राजस्थान में रहेंगे। ऐसा अमित शाह बोल के आए थे, वैसे ही आप बोल रहे हैं 20 साल तक रहेगी भारतीय जनता पार्टी। कोई खाता नहीं खोल पाए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दीजिए। 2024 ज्यादा दूर नहीं है, बस वहीं तक रहेंगे आप। कहाँ ग्रोथ करोगे? 2 राज्य बचे, छत्तीसगढ़ और आसाम। ठीक है संजीव कौशिक, बहुत देर से संजीव कौशिक से मैं एक सवाल ले लेती हूँ। संजीव कौशिक जी, 3 नाम हैं, आपने अभी जो आज नामांकन 3 लोगों के भरे हैं, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और एक आदिवासी चेहरा, आपको क्या लगता है स्ट्रांगली जो दावेदार है वो किसका दावेदार है और किस पर मोहर लगाएगी आलाकमान कांग्रेस की अध्यक्ष पद के लिए? देखिए, जिस तरह से दृश्य सामने आया है और लोगों ने देखा, निश्चित तौर पे खड़गे साहब उसमें बढ़त बनाए हुए हैं और खड़गे साहब की जीत तो निश्चित मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन के पर्चे भरे गए और थरूर साहब का एक स्टेटमेंट आया कि अब लोग यदि चाहते हैं कि एक आला कमान के तरफ से सिर्फ मुहर लगे और उस तरह का यदि अध्यक्ष चाहते हैं तो फिर वो खड़गे साहब को चुने, और यदि बातचीत करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहते हैं तो उनका इशारों में बहुत कुछ कहना था। तो वो एक तरह से कांग्रेस के अंदरूनी बातों को भी सामने रख रहे थे और एक तरह से वो पोल पट्टी खोलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव का स्वागत होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में जिस तरह से शासन किए हैं और अलग अलग स्टेट में जिस तरह से उनके काम करने का तरीका है, लोगों में खलबलाहट तो है ही। लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, बदलाव हो, और वो विकल्प की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो या स्टेट की बात हो। और एक नए विकल्प के तौर पर एक ऐसी पार्टी उभरती हुई दिखाई दे रही है कि लोगों का भरोसा उसके साथ जुड़ता हुआ बहुत कम समय में, और लोगों ने बहुत ज्यादा सम्मान दिया है और उसने अपनी जगह भी बनाई है। तो वो एक वैकल्पिक पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस पार्टी इस बीच में कहाँ है, कैसे मजबूती के साथ अपनी दावेदारी रखती है, क्या वो गुजरात में पहले से ज्यादा मजबूत होती है, या गुजरात में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के बहुत अहम सवाल आपने पूछा, बहुत अहम सवाल। संदीप फूकन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संदीप जी, आप एक तरफ देखिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मशरूफ हैं, दूसरी तरफ जो दिग्गज हैं जिनको कांग्रेस का थिंक टैंक कहा जाता है, G23 तो अभी नाराज चल रहा है, आप उनको साइड कर दीजिए, लेकिन जो अभी फिलहाल मौके पर आपके साथ हैं उन लोगों के बीच में भी इतना मतभेद है, वो एकजुट नहीं नजर आते। ऐसे में इतनी बड़ी पावर टैंक जहां पर वो पूरा सिस्टम लगा रहे हैं, एक तरफ से मैदानी जो अभी इस वक्त चुनावी जंग है उसमें कूद पड़े हैं, कैसे मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस? ये तो उनके सामने एक चुनौती है। कांग्रेस 2014 से अगर आप देखें तो लगभग 50 के बराबर चुनाव हार चुकी है, और फिलहाल जैसे अभी किसी ने पॉइंट आउट किया, सिर्फ 2 ही राज्य हैं उनके, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और राजस्थान में भी आप देख रहे हैं कि कहते अंदर ही उनकी अंदरूनी घमासान इतना ज्यादा है, इससे एक अच्छी तस्वीर तो नहीं जाती वोटरों के बीच। तो ये सारे चुनौती हैं जो नया अध्यक्ष चुने जाएंगे, जो भी चुने जाएंगे, खड़गे साहब हो या शशि थरूर हो या के.एन. त्रिपाठी, हालांकि देश भर में जो मैसेज जा रहा है, क्योंकि आप देखिए मीडिया के सुर्खियां, आप सुबह से उठ के आपने भी टीवी देखा होगा, आपने देखा कैसे किस तरीके से तकरीबन 10 दिन होने को है राजस्थान पॉलिटिक्स या फिर आप अध्यक्ष पद का चुनाव को, नामांकन और कौन होगा चेहरा, इसको देखकर अगर देख लें सुर्खियों में सिर्फ कांग्रेस रही है। एक अलग ही तरह की इमेज अब आ रही है कि क्या कांग्रेस के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी हो चुकी है? जैसे मैंने कहा, ये चुनौती है, जो भी नया लीडर बनेंगे उनके लिए ये चुनौती है। एक तो पॉलिटिकल चैलेंज है, बीजेपी का जो मशीनरी है, जो विनिंग रिकॉर्ड है, उसको रोकने के लिए। गुजरात चुनाव आ रहे हैं, फिर हिमाचल चुनाव आ रहे हैं, उसमें गुजरात में कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत तो है नहीं, बल्कि कुछ मतलब काफ़ी हद तक उनके जो नेता थे वो छोड़ के चले गए हैं, यंगस्टर्स भी चले गए हैं, हार्दिक पटेल वगैरह, तो वो एक चुनौती है। हिमाचल में उनके इंटरनल फैक्शन है, वो एक चैलेंज है, यूनाइट करना। साउथ में अगले साल साउथ में कर्नाटक एक बहुत बड़ी स्टेट है जिसमें हालांकि बीजेपी की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कांग्रेस में भी काफी संदीप जी, भारत जोड़ो यात्रा से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि ये शायद कुछ एक ऐसा एक गेम चेंजर साबित हो जिससे पूरा का पूरा जो गेम है वो बदलता हुआ नजर आए, लेकिन अभी फिलहाल वो पिक्चर सामने आई नहीं है जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि फिलहाल देखिए, फिलहाल जो भारत जोड़ो का जो रूट है, अभी आज ही कर्नाटक घुसे हैं
पिछले लगभग 25-26 दिन वो तमिलनाडु से लेके केरल का दौरा किया। तमिलनाडु में कांग्रेस का कोई खास वो अलायंस में वो उनकी पार्टी लड़ती है, संगठन तो बहुत मजबूत है नहीं, लेकिन केरल में काफी मजबूत है और उसी के परिणाम आपने देखे कि बहुत अच्छी भीड़, अच्छा रिस्पांस रहा। कर्नाटक में उनको एक अंदाजा मिलेगा, जैसे बोलते हैं कि एक बैरोमीटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि कितना पॉपुलैरिटी है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं। अगर वहाँ अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर कांग्रेस के लिए उम्मीदें बन सकती हैं। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आती हूँ। रमेश भट्ट हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप शशि थरूर के नाम को कैसे देखते हैं अध्यक्ष पद के लिए? देखिए, जाहिर है उन्होंने पर्चा भरा है और इसमें देखना होगा। शशि थरूर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, बट वो कम समय में कांग्रेस की पॉलिटिक्स और देश भर में नैया पार की बात है रमेश जी, नहीं नैया पार की बात है। क्या शशि थरूर, अगर उनके नाम के आगे ये मुहर लग जाता है, क्योंकि देखिए क्या होगा किसी को नहीं पता है, हम अंदाजा लगा रहे हैं, अगर शशि थरूर बैठते हैं तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो नैया है बीच मझधार में उसको पार लगा देंगे शशि थरूर साहब? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। ये भारत जैसा देश, यहाँ इतने राज्य हैं, जितनी भाषाएं हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के मत हैं, वहां पर ये कह देना कि एक व्यक्ति आके चमत्कार कर देगा, नैया पार लगा देगा, बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के लिए ये मुश्किल समय है। लेकिन जो भी पत्रकार जो जुड़े थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा एक तरह का बैरोमीटर है कि इससे एक कांग्रेस को अंदाजा लगेगा कि भाई वो कितने पानी में है और जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, वाकई जनता उन मुद्दों के प्रति आकर्षित हो रही है, नहीं हो रही है। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो बहुत ज्यादा बदलाव कांग्रेस पार्टी में आज के दिन में लाने के लिए तैयार होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देख ले, अभी एक जिक्र आया था 1998-1999 में, जब सोनिया गांधी ने टेक ओवर किया था एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो उस समय कांग्रेस के क्या हालात थे आप अंदाजा लगाइए। कांग्रेस, एनसीपी अलग हो गई थी, विदेशी मूल का मुद्दा था। सोनिया गांधी ने पहले कांग्रेस पार्टी को एकजुट किया, उसके बाद आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के फील गुड फैक्टर जैसे और शाइनिंग इंडिया जैसे माहौल में उन्होंने प्री पोल अलायंस बड़े स्मार्टली किए, यानी चुनाव पूर्व गठबंधन बहुत स्मार्टली किए, और कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था कांग्रेस और बीजेपी की सीट में। अगर मैं देखूं 137 और 143 या 44 के आसपास थे, लेकिन जो प्री पोल अलायंस किया वो काम करता दिखा, उसने जमीन पे काम किया और 2004 में यूपीए का गठबंधन आ गया। तो कोई भी व्यक्ति अब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा, उसको जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, स्टेट में आपके प्री पोल अलायंस करने पड़ेंगे, अपने पार्टी के अंदर जो पूरा जो चल रहा है इस समय, आप देखिए एक नेता दूसरे को पसंद नहीं करता। मैं कहता हूं ना, कांग्रेस को पहले कांग्रेस हराती है, उसके बाद दूसरी पार्टी हराती है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, रत्नाकर से बहुत बड़ी बात। नहीं, एक सवाल आपने अभी रमेश भट्ट को सुना, वो कह रहे हैं कि आप देखिए पूरी पार्टी को, चुनौतियों को देखिए, उसके बाद पार्टी के पिछले जितने कार्य, मतलब अभी तक 2014 के बाद से जो डाउनफॉल है उसको भी देखिए। स्टेट में आपने वरिष्ठ पत्रकार संदीप को भी सुना, स्टेट वाइज भी अगर आप देखिए तो कितना डाउनफॉल रहा वो भी देखिए। अब ऐसे में जो रमेश भट्ट एक सवाल राइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पार्टी को पहले पार्टी हराती है, उसके बाद आप जनता तक जाते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए प्रीति जी, कांग्रेस पार्टी जो है 137 साल पुरानी पार्टी है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि पार्टी जो है टूट कर दूसरे दल बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता भी छोड़ के गए हैं, इतिहास गवाह है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर पार्टी से लोग जाते हैं तो लोग जुड़ते भी हैं, नए लोग, नए चेहरे जुड़ते हैं और संगठन में मजबूती के साथ काम करते हैं। आज देखा उदयपुर चिंतन शिविर में भी हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें 50% युवाओं को जो है तवज्जो दिया जाएगा और आज युवा पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और रही बात चुनाव की, तो 2024 का जब चुनाव होगा तो हम चुनाव मुद्दों पे लड़ेंगे। आज देख लीजिए महंगाई किस तरह से चरम पे है, बेरोजगारी सारा रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। नहीं तो तब लड़ेंगे ना जब आपकी पार्टी एकजुट होकर विपक्ष को खड़ा करेगी। सवाल तो यही है कि आप लड़ेंगे, आपके पास तमाम मुद्दे हैं, आप गिना रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये है, वो है, लेकिन विपक्ष कहाँ है? ठीक है रमेश भट्ट, पहला जब बीजेपी विपक्ष में थी, मुझे याद है कि सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में थी और अरुण जेटली राज्यसभा में हुआ करते थे। नो डिबेट
रूल 193 के अंदर लोकसभा में 9 डिबेट अकेले महंगाई पे हुई थी। अब का बही खाता निकाल लीजिए लोकसभा और राज्यसभा का, कितनी बार इन्होंने महंगाई के नाम पे घेरा है। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, रत्नाकर जो सिंह तरीके, बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब दे जी। देता हूँ, मैं हाँ, जवाब हाँ, देता हूँ। ठीक थोड़ा है। 2 मिनट टाइम दीजिएगा। बस 2 मिनट ले लीजिए। देखिए आज जो महंगाई का मुद्दा कह रहे हैं, आज जो परिस्थिति ऐसी है कि जब हम लोकसभा हुआ या राज्यसभा में हुआ, जब जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करने आते हैं, जब डिस्कशन की मांग करते हैं, तो यह सरकार उन मुद्दों पे डिस्कशन नहीं करना चाहती है और उल्टा जब हम सदन में जाकर के और मांग करते हैं तो ये तो एक कॉमन फ्रेज है जो विपक्ष में होता है। ठीक है रत्नाकर सिंह कह रहे हैं, एक बार छोटा सा कमेंट ले लेते हैं रामलाल जी से भाजपा के प्रवक्ता। कॉमन फ्रेज है। मेरी बात पूरा अच्छा हाँ, विपक्ष की बात को रखने ही नहीं देते आप लोग, कहाँ से विपक्ष का सामने आएगा। हाँ देखिए प्रीति जी, इनके नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुझे लोकसभा के अंदर बोलने नहीं दिया जाता, जबकि बोलने के ऊपर कोई रोक ही नहीं है। इनके नेता तो सोते रहते हैं, वहाँ नींद निकालने का काम करते हैं, बोलने का काम करते ही नहीं है। और फिर जनता के बीच में आते हैं कि हमारे को बोलने दिया जाता, हमारा गला दबाने की कोशिश की जाती है। तो जनता सब समझती है। आजकल लाइव टेलीकास्ट होती है, लाइव टेलीकास्ट के अंदर सब देखते हैं कौन विषय रख रहा है, कौन विषय अनम्यूट कीजिए रत्नाकर सिंह, अनम्यूट कीजिए। इसलिए ये बिल्कुल असत्य कथन है के कि खिलाफ इनको मौका नहीं दिया जाता। जाते और दूसरी बात हैं, जब गांधी स्मारक पे तो वहाँ पे आप धारा 144 लगा देते हैं। एक चुनाव के अंदर जब धारा 144 लगा देंगे तो कैसे वहाँ पे हम आप हमको सड़क पे फाइनल कमेंट, ठीक है, समय हमारे पास इतना ही है। फाइनल कमेंट लेंगे, फाइनल कमेंट। सबसे पहले रमेश भट्ट, छोटा सा 1 लाइनर रखिएगा ताकि हम सबके पास जाए। मैं एक लाइन पे बताता हूं, अगर 600 रुपए 500 रुपए के सिलेंडर पे बीजेपी बवाल मचा सकती है तो कांग्रेस 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया चुप काहे को बैठी है। ठीक है रत्नाकर सिंह, फाइनल कमेंट, डिबेट नहीं, फाइनल कमेंट डिबेट नहीं। रत्नाकर सिंह फाइनल कमेंट, 1 लाइनर में बोलने दिया जाता है, नाम को संसद सड़क पे बोलने दिया जाता है। ठीक है, अभी बोलिए। धारा 144 लगा दी जाती है, प्रदर्शनकारियों को जेल में ठूस दिया जाता है और सदन में माइक म्यूट कर दिया जाता है, सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये परिस्थिति तो आज देश की बना दी है। ये विपक्षी आवाज को दबाने का काम करते हैं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से और अपने जो हथकंडे हैं वो सारे ठीक है। संदीप फुकड़ फाइनल कमेंट, 1 लाइनर। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए ये आगे बहुत चुनौती वाला दिन है। चाहे कोई भी नेता बने, पहले तो उनको राजस्थान सुलझाना पड़ेगा, उसके बाद जो इलेक्शंस आ रहे हैं हिमाचल और गुजरात, और ये काफी चैलेंजिंग टास्क रहेगा चाहे कोई भी बने। रामलाल शर्मा सिर्फ 1 लाइन बोलिएगा। चलिए, हमारे इस डिबेट में वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए आपने देखा कैसे कांग्रेस में सियासी हलचल मचा हुआ है। लेकिन तमाम सवाल जो हमने अपने तमाम विश्लेषकों और साथ ही हमारे जितने गेस्ट थे उनसे पूछा, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपने अपने विचार यहाँ रखे, लेकिन इन सब में जो अहम सवाल है वो ये है कि देश भर की निगाह इस वक्त विपक्ष पर है और लोग यही जानना चाहते हैं कि विपक्ष के अध्यक्ष पद पर आखिर आसीन कौन होगा। इसी सवाल के साथ आज हम भी आपको यहाँ छोड़े जाते हैं।